बिरजू की एक ही बेटी थी, सीमा, जिसके कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी। और आज सीमा के ससुराल से उसकी सास शगुन की थाली लेकर आती है। ये लीजिए भाई साहब, शगुन। 4 दिन बाद आपकी बेटी हमारी हो जाएगी। ये तो हमारी खुशकिस्मती है बहन जी कि हमारी बेटी आपके घर की बहू बनेगी। भाग खुल गए हैं आपकी बेटी के, इतने बड़े घर में शादी करके। अच्छा, ये सब छोड़िए, ये बताइए दहेज का इंतजाम हुआ या नहीं। जी बस थोड़े से रह गए हैं, वो भी कर लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, वक्त पर आपको पूरी रकम मिल जाएगी। देखिए, ये सब हम अपने लिए नहीं कह रहे, आपकी बेटी के लिए ही कह रहे हैं। आखिर इन पैसों से आपकी बेटी की जिंदगी ही अच्छी होगी। मैं आपकी बात समझ गया। कांता के घर वालों ने बिरजू से दहेज में 5 लाख की डिमांड की थी, जिन्हें जमा करने के लिए बिरजू अपनी सारी जमा पूंजी लगा देता है। क्या बात है पापा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कौन? मैं नहीं तो। मैं कहाँ परेशान हूँ? देखिए, झूठ मत बोलिए, मुझे पता है कि आप परेशान हैं। अरे मेरी प्यारी बेटी की शादी है, तो भला मुझे चिंता नहीं होगी क्या? लेकिन पापा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, सब ठीक है। ठीक है पापा, मैं जरा बाकी के काम देख कर आती हूँ। हे भगवान, लड़के वालों की डिमांड पर मैंने 4 लाख तो जमा कर लिए हैं। बाकी के 1 लाख कहाँ से लाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। दिन गुजरते हैं और सीमा की शादी को बस एक दिन बाकी था। बिरजू कैसे भी करके बाकी के 1 लाख भी जमा कर लेता है। लेकिन उसे क्या पता था कि शादी के एक दिन पहले ही उसके साथ एक बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। मुन्ना कह रहा था इस घर में शादी है। अब शादी है तो दहेज के लिए भी पैसे होंगे। लगता है आज बड़ा माल हाथ लगने वाला है। अब जल्दी से माल ढूंढकर निकाल लेता हूँ। इतना कहकर वो चोर बिरजू के कमरे में रखे अलमारी से सारे पैसे और गहने चुरा लेता है और फरार हो जाता है। अगले दिन बिरजू की बेटी की बारात आती है और फेरों से पहले लड़के की माँ बिरजू से कहती है, तो भाई साहब, हम आ गए हैं आपकी बेटी को अपने साथ ले जाने। ये तो मेरी बेटी का भाग्य बहुत अच्छा है जो उसे आप जैसी सास मिली और इतना अच्छा ससुराल मिल रहा है। सो तो है। और हाँ भाई साहब, आपको याद तो है ना, आपको मैंने जो उस दिन कहा था? हाँ बहन जी, अभी लाया। पूरे तो है ना पैसे? हाँ पूरे हैं, और जो भी सामान आपने कहा था वो सब हैं। जब बिरजू अपने कमरे से पैसे लेने जाता है तो वो देखता है कि वहां पर तो पैसे थे ही नहीं। ये देखकर बिरजू भागता हुआ बाहर आता है। बहन जी, मेरे घर में चोरी हो गई है। मैंने जितने भी पैसे और गहने रखे थे, अलमारी में कुछ भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे चोरी हो गई? अरे ये सब बस तुम्हारे नाटक हैं। अगर तुम्हारी औकात नहीं थी इतने बड़े घर में शादी करने की, तो फिर की क्यों? अरे हाँ ही क्यों किया रिश्ते के लिए? बहन जी, मैं सच कह रहा हूँ। चुप रहो आप, मुझे सब पता है। ये सब बस आपके ड्रामे हैं। आपको क्या लगा था कि आप शादी हो जाने के बाद कहोगे कि पैसे नहीं हैं और हम चुपचाप आपकी बेटी को अपने साथ ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जब तक आप पैसे नहीं देंगे आपकी बेटी भी हमारे साथ नहीं जाएगी। चलो बेटा, बारात बिना दुल्हन के जाएगी। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, ऐसा मत कीजिए। लड़के वाले बिरजू की एक बात नहीं सुनते और बारात वापस ले जाते हैं, जिसकी वजह से बिरजू की बहुत बदनामी होती है। ये बदनामी उसकी बेटी सह नहीं पाती और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। बेटी, दरवाजा खोलो बेटी। बेटी, दरवाजा खोलो। पापा, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। बेटा, कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं दोबारा पैसे जमा कर लूंगा। नहीं पापा, अब कुछ ठीक नहीं होगा। सीमा अपने कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं निकलती और उसे बारात जाने का सदमा लग जाता है। दूसरी ओर बिरजू पुलिस में कंप्लेंट करता है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं।
दूसरी ओर जिस चोर ने बिरजू के घर चोरी की थी, वो ऐश की जिंदगी गुजार रहा था। अरे वाह, मजा आ गया। इससे पहले तो इतना बड़ा हाथ नहीं मारा था। अब तो अपन साल भर आराम से रह सकते हैं बिना चोरी किए। तभी उस जगह पुलिस का छापा पड़ जाता है और विशाल खुद को बचाने के लिए वहां से भागता है। भागते भागते वो गिर जाता है और उसका सर एक पत्थर पर जा लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वो अपने आप को एक घर में पाता है। ये मैं कहाँ हूँ और मुझे यहाँ कौन लाया? मैं लाया। ये मेरा घर है बेटा। लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लाए और आप कौन हैं? बेटा, मैं जिस रास्ते से गुजर रहा था वहां तुम मुझे बेहोश मिले, इसीलिए मैं तुम्हें घर ले आया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? जी अंकल जी, मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सीमा की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर विशाल कहता है, ये कैसी आवाज है अंकल? ये मेरी बेटी है। ये ऐसी क्यों चिल्ला रही है? असल में बेटा, 2 महीने पहले इसकी शादी थी और शादी वाले दिन। बिरजू विशाल को पूरी बात बताता है कि कैसे घर में चोरी होने की वजह से उसकी बेटी सदमे में पागल जैसी हो गई। यानी ये वही घर है जहां मैंने 2 महीने पहले 5 लाख रुपए और कुछ सामान चुराया था। हे भगवान, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। मेरी वजह से एक परिवार बर्बाद हो गया। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अंकल, बस आपकी बेटी की यह हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। अब क्या कर सकते हैं, शायद यही किस्मत का खेल है। इतना कहते ही बिरजू के सीने में दर्द होने लगता है और जल्दी से विशाल डॉक्टर को बुलाता है, जहां उसे पता चलता है कि बिरजू दिल का मरीज है और एक बार दौरा पड़ने की वजह से उसकी अब जान भी जा सकती है। इनकी हालत तो सच में बहुत खराब है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब जैसे मैंने सब खराब किया है वैसे ही सब ठीक करूंगा। जिंदगी में इतने सारे पाप किए हैं, एक तो अच्छा काम करना ही चाहिए। इतना कहकर विशाल बिरजू का सारा चोरी किया हुआ पैसा लेकर आता है और ये देखकर बिरजू कहता है, ये सब क्या है बेटा? ये सब आपके हैं अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। विशाल बिरजू को पूरी बात बताता है कि कैसे उसने बिरजू के घर से सारे पैसे चोरी किए और फरार हो गया। मुझे माफ कर दीजिए अंकल जी, मैंने अपने स्वार्थ के लिए आपकी और आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं आपका गुनहगार हूं। अब भला ये पैसे मेरे किस काम के बेटा? इन पैसों की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। हमें ये पैसे नहीं चाहिए। अंकल, ऐसा मत कहिए। आपके साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं और अब मैं ही सब ठीक करूंगा। वो कैसे बेटा? इतना कहकर विशाल उन पैसों से बिरजू की बेटी का इलाज करवाता है और सीमा के ससुराल वालों पर दहेज मांगने और शादी करके लड़की छोड़ने का केस कर देता है, जिसकी वजह से कांता के परिवार को जेल हो जाती है। और तो और सीमा के इलाज में लगने वाला बाकी का पैसा भी कांता को ही भरना पड़ता है और आखिर में विशाल खुद को भी पुलिस के हवाले कर देता है। मोहित और कंचन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मोहित की माँ ये नहीं चाहती थी क्योंकि कंचन एक गरीब घर से थी। मोहित की माँ स्वभाव से बहुत चालाक थी। वो चाहती थी कि मोहित का रिश्ता एक अमीर घराने की लड़की से हो और जबकि मोहित के पापा इस रिश्ते से बहुत खुश थे क्योंकि उनको कंचन बहुत ज्यादा पसंद थी। मोहित अपने पापा की मर्जी लेकर और कंचन के माता पिता की मर्जी से एक छोटे से मंदिर में कंचन से शादी कर लेता है। दोनों आशीर्वाद देते हैं। पिताजी, मम्मी मान तो जाएगी ना इस शादी से? वो कंचन को अपना लेगी ना? अरे बेटा, जब तुम दोनों की जोड़ी इस भगवान ने कराई है तो तेरी मम्मी क्यों नहीं मानेगी इस शादी को? तू बस अब बहू को घर लेकर चल।
माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपनी सासू माँ को मना लूं। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ रहेगा और मुझे यकीन है कि तेरी सासू माँ भी तुझे अपना लेगी और तुझे मेरी ही तरह प्यार करेगी। कंचन मोहित और अपने ससुर के साथ घर आ जाती है और तभी सब देखते हैं कि उसकी सास पूजा का थाल लेकर गेट पे ही खड़ी होती है। ये सब देखकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था उसके विपरीत ही हो रहा था। उसकी सासू माँ ने कंचन को देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, बल्कि उल्टा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और कंचन और मोहित की आरती उतारती है। सास मोहिनी कंचन का बहुत प्यार से स्वागत करती है। आओ बहू आओ, देखो मोहित के पापा जी, आपने शादी मंदिर में कर दी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपनी बहू का रिसेप्शन मैं बहुत बड़ा करूँ। मेरे भी कुछ अरमान है कि मेरे आस पड़ोस रिश्तेदार मेरी बहू को देखे। हाँ हाँ, बिल्कुल करो। किसने मना किया है? मैं आज ही एक होटल बुक कर देता हूँ। कंचन खुश हो जाती है क्योंकि उसकी सास ने उसे खुशी खुशी अपना लिया था। छोटा मोटा नाटक और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसका कुछ तो करना पड़ेगा ताकि मैं इस गरीब लड़की को घर से निकाल सकूं और अपनी दोस्त की अमीर बेटी को अपने घर ला सकूं। मोहिनी ने कंचन को अपनाया नहीं था, वो तो सिर्फ नाटक कर रही थी। अगले दिन रिसेप्शन था। मोहिनी कंचन को अपने रिश्तेदारों से मिलाती है। क्या मोहिनी, हमने तो सोचा था तू अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करोगी क्योंकि एक लौता बेटा जो है तेरा, लेकिन तूने तो शादी चुपचाप कर दी और हमें तो पता भी नहीं चलने दिया और अब अचानक से रिसेप्शन भी रख दिया। अब क्या बताओ सुलोचना, बहू हमारी गरीब घर से है, बस एक चूनी चढ़ाकर अपनी बहू को शादी कर ले आए हैं। आप लोग तो जानते ही हो आजकल के नौजवान कहाँ हमारे पसंद से शादी करते हैं, और अगर बारात जाती तो इसके माता पिता कहाँ से बारातियों को खाना खिलाते। वो तो खुद एक वक्त का खाना खाते हैं और कुछ बैठने के लिए भी नहीं है, तो कैसे स्वागत होता हमारी बारात का। ये सब सुनकर कंचन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खड़े खड़े बस सुनती रहती है। थोड़ी देर में कंचन के माता पिता आ जाते हैं। तभी उसके साथ उसकी माता पिता को देखकर वहाँ से चली जाती है। बेटी, तू खुश तो है ना यहाँ पर? बेटी, तेरी सास तुझे प्यार से तो रखती है ना, क्योंकि मुझे लगा तेरी सास हमें पसंद नहीं करती है। अरे माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारा रिसेप्शन है ना और सभी गेस्ट भी आए हुए हैं, तो वो उन सबको संभाल रही है। और रही मेरे प्यार करने की बात, तो वो मुझे बहुत प्यार रखती है और वो तो मुझे जरा सा भी काम करने नहीं देती, सारा काम नौकर ही कर लेते हैं। कंचन अपने माता पिता को झूठ बोल देती है कि उसकी सास उसे बहुत प्यार करती है, जबकि बात उल्टी थी। मोहिनी कंचन से घर का सारा काम कराया करती थी और उसे बहुत खरी खोटी सुनाया करती थी, लेकिन जब उसके पति और बेटा घर पे होते थे तो वो अपनी बहू से बहुत प्यार से बातें किया करती थी, जैसे कि वो सच में कर रही हो, लेकिन उनके जाते ही वो अपना रूप बदल लिया करती थी। वाह माँ, खीर तो बहुत टेस्टी बनी है। वैसे भी आज मेरा मीठा खाने का मन कर रहा था। आपको कैसे पता चला कि मुझे मीठा खाना है? कांचन ने बताया होगा, उसको पता था मुझे मीठा खाना है। अरे नहीं बेटा, मेरा आज खीर बनाने का मन था तो मैंने खीर बना दी, और वैसे भी तुझे थोड़ा हल्का मीठा पसंद है ना, इसीलिए खीर में चीनी बहुत कम डाली है। अपने बेटे के मन का मैं नहीं जानू तो फिर कौन जानेगा। हाँ, यह तो है माँ, लेकिन आज खीर बहुत ज्यादा मीठी बनी है। मोहिनी उसे चुपचाप देखती है। तभी कंचन बोलती है, शायद माँ जी ने मुझे दोबारा चीनी डालने बोला था, इसीलिए ज्यादा मीठी हो गई। कंचन ने हर बार की तरह इस बार भी मोहिनी के झूठ पर पर्दा डाल दिया, क्योंकि मोहिनी घर में सबसे झूठ ही बोलती थी कि वो सब घर का काम करती है, लेकिन जबकि कंचन पूरे घर का काम करती थी और सभी के सामने मोहिनी अपना नाम लेकर बता दिया करती थी कि ये काम उसने किया है। लेकिन मजाल है कि मोहिनी का दिल कंचन के लिए पीला हो। वो तो अभी सोच रही थी कि इस कंचन को कैसे बाहर निकाला जाए। इस कंचन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं काम का सारा क्रेडिट ले लेती हूँ और इसको इतना डराती हूँ, इसके बाद भी ये घर में ही बनी हुई है। लगता है मुझे अपनी दोस्त की बेटी को बुलाना ही पड़ेगा। मोहिनी
मोहिनी अपने दोस्त को कॉल करती है और उसकी बेटी को अपने घर पर आने के लिए बोलती है। थोड़ी देर में उसके दोस्त की बेटी उसके घर आ जाती है। सोनिया उसके बचपन के दोस्त की बेटी थी और सोनिया के पिता की दुबई में कंपनी थी। वो बहुत अमीर खानदान से थी। हेलो आंटी जी, अच्छा है आपने मुझे अपने घर बुला लिया। वैसे भी मैं अपने घर में बहुत बोर हो रही थी और मुझे आपकी कंपनी वैसे भी बहुत पसंद है। तो बस कुछ महीने मेरे पास आराम से रहो और मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरे घर बहू बनकर रहो, पर तुम्हें इस रास्ते के कांटे को हटाना पड़ेगा। जब तक ये कलमुही घर में है तब तक तुम मेरी बहू नहीं बन सकती। आप टेंशन मत लो आंटी, मैं इस कंचन को घर से निकाल ही दूंगी। तो बस अब बात बन ही गई। तुम आज मोहित के लिए साउथ इंडियन खाना बनाओ, उसको वो खाना बहुत पसंद है और वैसे भी मर्दों का दिल उनके पेट से होकर जाता है, ये तो तुम जानती हो ना बेटी। अरे आंटी सॉरी, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे बेटा तुम क्यों खाना बनाओगी, वो है ना कंचन, उससे बनवा लो। जब शाम को सब आ जाए तो अपना नाम ले लेना, बाकी तो मैं हूँ ही तुम्हारे साथ। सोनिया किचन में जाती है और वो कंचन को अपनी बातों में फुसला लेती है। कंचन आज मेरा साउथ इंडियन खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज मेरे लिए कुछ बना दो ना साउथ इंडियन, क्योंकि मुझे तो खाना ही नहीं बनाने आता। प्लीज तुम डोसा, सांबर, इडली वगैरह बना दोगी, मेरा बहुत मन हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बैठो मैं बना देती हूँ, ठीक है। कंचन खाने की तैयारी में लग जाती है। वो बहुत टेस्टी साउथ इंडियन खाना बनाती है। तभी उसको अपनी सास के चीखने की आवाज आती है। कंचन दौड़ती हुई बाथरूम के पास जाती है और वो देखती है कि उसके साथ बाथरूम में गिर गई है। माँ जी आपको क्या हुआ? अरे तुझे दिख नहीं रहा क्या? मैं गिरी पड़ी हूँ, ये साबुन से मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। कंचन अपने सास को उठाती है और कमरे तक ले जाती है। फिर वो एक डॉक्टर को बुलाती है। कंचन तुम्हारी सास के कमर का मांस फट गया है, इसीलिए उनको बेड रेस्ट ही लेना पड़ेगा। उनको बेड पर ही टॉयलेट, बाथरूम वगैरह करना है। किसी भी चीज के लिए उनको बेड से उठना मना है। ठीक है डॉक्टर। ये बात सोनिया भी सुन लेती है और वो सुनकर कमरे में चली जाती है। तभी मोहिनी बोलती है, सोनिया बेटी यही मौका है, तुम मेरी देखभाल करो, जिससे मोहित तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएगा और तुम मेरी बहू बन जाओगी। जी आंटी जी, मैं आपकी बिल्कुल देखभाल नहीं कर सकती हूँ और मुझे ये टॉयलेट, बाथरूम से तो बहुत ज्यादा घिन आती है। मैं आपकी देखभाल बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ और जब आप ठीक हो जाओगी तब मुझे अपने घर बुला लेना दोबारा, ठीक है। अभी मैं अपने घर जाती हूँ, वैसे भी मैंने माँ को कॉल कर दिया है, गाड़ी आने ही वाली है। ये बोलकर सोनिया कमरे से बाहर चली जाती है और मोहिनी को ये सुनकर बहुत दुख होता है। वो जिसको बहू बनाने के लिए सोच रही थी वो तो उसकी देखभाल करने के लिए नहीं रुक। तभी वहाँ कंचन आ जाती है और अपनी सास को खाना पीना खिलाकर, टॉयलेट, बाथरूम कराकर उनको दवाइयाँ खिला रही होती है। ये देखकर मोहिनी की आंखें भर जाती है और जिसको वो घर से निकाल देने की सोच रही थी वही उसकी इतनी देखभाल कर रही है। बहू मुझे माफ कर दे बहू, मैं तेरे साथ इतना बुरा कर रही थी, लेकिन तू अब मेरी कितनी देखभाल कर रही है और जिसको मैं बहू बनाने के लिए सोच रही थी वो तो मुझे ऐसे ही छोड़कर जा रही है। बहू हो सके तो मुझे माफ कर देना और मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ये सुनकर कंचन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, माँ जी आपने मुझे अपना लिया, मेरे लिए यही बड़ी बात है। और रही बात आपकी देखभाल की, तो ये तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी देखभाल करूँ और प्लीज आप मुझसे माफी ना मांगे, आप मेरी माँ है। मोहिनी कंचन की बात सुनकर उसे गले लगा लेती है और अब वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अब मोहिनी अपनी बहू को दिल से अपना लेती है और उसके साथ अच्छा व्यवहार भी करती है।